हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। जो डिस्कशन ये रहने वाला है ये उन कैंडिडेट्स के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं एंड उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है इंफॉर्मेशन चाहते हैं नेक्स्ट ईयर 2024 में। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो उत्तराखंड से तो आप किस तरीके से कर सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कब आपका होता है, फॉर्म कब तक आपके आते हैं एंड इसका क्या सिलेबस रहता है एंड इसकी प्रिपरेशन जो है, तैयारी जो है वो आप कैसे कर सकते हो। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग, जैसे कि आपको पता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस कुछ वीडियोस देखी होंगी, तो बीएससी नर्सिंग एक काफी सही कोर्स है अगर आप मेडिकल फील्ड में एंटर होना चाहते हो, ठीक है। एंड अगर मान लो आप नीट वगैरह भी साथ में दे रहे हो तो आपको बीएससी नर्सिंग एक बैकअप ऑप्शन की तरह रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि अगर मान लो वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही फॉर्म भरते हैं पूरे साल में, जो होता है आपका नीट का फॉर्म। तो आप अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं या फिर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप सिर्फ एक ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपने नीट नीट का सिर्फ फॉर्म फिल कर दिया और उसके बाद आप सिर्फ कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हो। बिकॉज नीट में सीट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सीट मिलती नहीं है, बट ये है कि आपको जो है एक बैकअप ऑप्शन अपने साथ जरूर रखना चाहिए, ठीक है। तो नीट में आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ यही होता है कि नीट के लिए वो प्रिपेयर तो अच्छे से करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपकी प्रिपरेशन एंड टाइम पे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती, या फिर आप जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो तो उस टाइम पे आप जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाता, ठीक है। तो फिर होता क्या है कि मान लो अगर आप कुछ मार्क्स से रह गए हो, नीट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अगर आपको एमबीबीएस चाहिए था या कोई और कोर्स चाहिए था तो उसमें अगर नहीं हो पाया तो फिर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है। तो मेरे से जितने भी कैंडिडेट्स इस चैनल पर जुड़े हैं तो हर बार मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि लाइक आप सिर्फ एक फॉर्म भरने की गलती ना करो। आपको जितने मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं उन सब में आप ट्राई करने की कोशिश जरूर करो, ठीक है। मतलब अगर मान लो एक जगह नहीं होता तो दूसरी जगह हो जाएगा, दूसरी जगह नहीं होता तो तीसरी जगह कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। बट ऐसी गलती ना करें कि आपने इतने कम फॉर्म फिल करे हैं और आपने इतनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट की है। तो जितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप अपने लिए बना सकते हो उतना ज्यादा बनाओ। तो इसी तरीके से जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मान लो कि अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आप इसके साथ भी आगे जा सकते हो। और जो बच्चे ये गलती करते हैं कि बार बार ड्रॉप ले रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ड्रॉप लिए जा रहे हैं, बट एट द एंड फिर उनके पास अगर कुछ नहीं बचता है, तो उससे अच्छा ये है कि आप एक ड्रॉप लो, 2 ड्रॉप लो। अगर आपका नीट नहीं निकलता या एमबीबीएस की सीट नहीं हो पाती आपसे, तो फिर आप किसी अदर कोर्स को प्रेफर करो। ये मेरा जो है यहाँ पर पर्सपेक्टिव रहता है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो 2024 में उत्तराखंड में जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है उसमें आप कैसे एडमिशन ले पाओगे, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, फॉर्म वगैरह कब आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। बिकॉज 2-3 साल से लाइक मैं इस चैनल पर आपको बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, ये जितने भी कोर्सेज है इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ, और साथ में आपको प्रिपरेशन में अगर हेल्प चाहिए तो वो भी आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, ये करवाता कौन है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग का जो आपका कोर्स रहता है उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपकी एक यूनिवर्सिटी करवाती है, जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो एचएनबी आपकी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाती है। यानी कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है वो इसी यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी, मतलब यही जो यूनिवर्सिटी है इसी के पास अथॉरिटी है, और यही यूनिवर्सिटी आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो एच एन बी यू के नाम से हम इसको शॉर्ट में जानते हैं, HNBUMU, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में, इस यूनिवर्सिटी को इस शॉर्ट नेम से जानते हैं, HNBUMU। तो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, क्या उनको गवर्नमेंट सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये चीज यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो
ये आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। चलो पहले शेड्यूल की बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म वगैरह कब तक आते हैं एंड इसका जो एग्जाम है वो कब होता है। तो आप जब 2023 का हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन है, मतलब 2023 का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो उसमें आप देखोगे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 2 मई 2023 से 25 मई 2023 के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मई के मंथ में आते हैं, और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो जून में होता है। ठीक है। तो जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे इस बार जो है 1 जून को एग्जाम था, लेकिन आप मान के ये चलो कि आपके पास जो तैयारी करने का टाइम रहता है वो अप्रैल तक रहता है या मिड मई तक रहता है, 15 मई तक, क्योंकि कई बार एग्जाम जो है मई एंड में भी करवाया जा सकता है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपके पास जो तैयारी करने का समय है वो अप्रैल महीने तक का है। ठीक है, मतलब अभी से भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो अप्रैल तक आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो और एक गवर्नमेंट सीट जो वो हासिल कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब ये जो 1 जून इन्होंने तारीख दी, ये एडमिट कार्ड की डेट थी। एग्जाम जो है वो आपका 11 जून को यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया था। एग्जाम यहाँ पर जो है 2 घंटे का रहता है। जैसे आप देख सकते हो 10 बजे से 12 बजे तक की यहाँ पर टाइमिंग रही थी, और यही हर साल रहता है, ये टाइमिंग यही रहता है। तो 2 घंटे का यानी कि 2 आवर्स का आपका यहाँ पर एग्जाम रहता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज दी है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो कितनी रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने लिखा है सामान्य एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है वो 2,000 रुपए है। मतलब जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं उनके लिए फीस जो है वो 2,000 रुपए रहती है। और बाकी जो आपकी कैटेगरी हो गई जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी या फिर एसटी, उनके लिए 1,500 रुपीज यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की फीस रहती है या एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहती है। ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रह गई, 2024 में भी इतनी होगी, बढ़ने के कोई चांसेस यहाँ पर है नहीं। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी शेयर कर देता हूँ कि जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अभी मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो लाइक मैं भी अभी जल्दी ही बैच स्टार्ट करने वाला हूँ प्रिपरेशन के लिए, जो कि आपका पेड बैच रहेगा, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे। तो काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोल भी कर लिया है, काफी स्टूडेंट्स का बैच अभी चल भी रहा है। बट ये है कि अभी बहुत सारे बच्चे रह गए थे जिन्होंने मेरे को बोला कि अभी ज्वाइन करना है हमें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस साल भी एग्जाम दिया था, वो काउंसलिंग में बिजी थे, उन्होंने सोचा कि पहले काउंसलिंग में ट्राई कर लेते हैं, क्या पता इस साल सीट मिल जाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रह गए हैं जिनको इस साल सीट नहीं मिली, लेकिन वो अगले साल के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। या बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका 12th इस साल हुआ है, वो इस साल तैयारी करके अगले साल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए मैं बैच जल्दी ही लॉन्च करूंगा, अभी मैं आपको उसके बारे में भी आगे डिटेल समझा दूंगा। ठीक है। तो आपको इस चैनल पर सारे अपडेट्स इसके बारे में और तैयारी कैसे करनी है वो सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने मतलब आपका एग्जाम का जो पैटर्न दिया है वो इस तरीके से दिया है। आपका जो यहाँ पर एग्जाम है वो ओएमआर शीट के ऊपर होता है। ठीक है। यानी कि फॉर्म मतलब एग्जाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होता कंप्यूटर पे, ऑफलाइन मोड में होता है, ओएमआर शीट के ऊपर होता है। मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन के कितने 4 ऑप्शंस होते हैं। उसमें से जो आपको सही लगता है आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है, जिसमें क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से दिया होगा। और इस तरीके से उसके आगे क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, और उनके आगे हर एक के आगे गोला बना होता है। ठीक है। तो मान लो पहले वाले का आंसर जो है आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि बी वाला है, तो बी वाला जो सर्कल है वो आप इस तरीके से वहां पर फिल कर देते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने ये बी वाला सर्कल जो यहाँ पर फिल कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने जो ये वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर फिल कर दिया। तो इस तरीके से ओएमआर आंसर शीट के ऊपर जो है आपका पेन एंड पेपर में पेपर पैटर्न में जो है आपका एग्जाम लिया जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। ठीक है। तो ये तो एग्जाम के बाद की बातें इन्होंने सब दी है, मतलब करेक्शन अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है आंसर की में जो भी आया है, तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अर्हताएं की या फिर एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, या इस एंट्रेंस एग्जाम को देकर गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में सीट ले सकते हैं। ठीक है।
तो बीएससी नर्सिंग की अभी हम लोग इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं, बाकी किसी और कोर्स की नहीं करेंगे। तो पहला तो है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद आयु सीमा यहाँ पर इन्होंने दी है, तो जो कम से कम आपकी उम्र है, यानी कि जो मिनिमम आपकी जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए 31/12/2024 को। जब हम 2024 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो साल है वो 2024 आ जाएगा। तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी न्यूनतम यानी कि कम से कम जो है 17 साल की उम्र हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 35 साल तक हो सकती है। यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है यहाँ पर इन्होंने जो दी है वो 35 ईयर्स की दी है। 35 से ज्यादा होगी तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, और 17 साल से कम होगी तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि 17 साल से लेके 35 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि विश्वविद्यालय के से संबंधित समस्त राजकीय नर्सिंग संस्थानों में 100% एवं निजी नर्सिंग संस्थानों की 50% सीटों को प्रवेश लिए जाने के लिए राज्य कोटे की सीटों हेतु हकदार है। ठीक है। तो होता क्या है, ये जो आपकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो हमारे स्टेट में उत्तराखंड में जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, टोटल अभी नर्सिंग के, बीएससी नर्सिंग के 8 कॉलेज है। ठीक है। और 8 कॉलेज में लगभग जो टोटल सीट है वो यहाँ पर आपकी 380 के आसपास है। 380 से थोड़ा सा ऊपर ही है, 380 के आसपास मान सकते हो। तो इतनी सीटों के लिए एडमिशन जो है वो आपका एचएनबीयू ही करवाएगा एंट्रेंस एग्जाम लेके। और जो प्राइवेट कॉलेज है, यानी कि जो निजी नर्सिंग संस्थान है, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज की जितनी टोटल सीट्स हैं उनकी 50% जो सीट है, यानी कि आधी सीट पर जो एडमिशन होता है वो एचएनबीयू की काउंसलिंग के थ्रू होता है, और बाकी जो 50% सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेज डायरेक्टली फिल करते हैं। उन पर सीधा एडमिशन आप ले सकते हो कॉलेज में जाके, उसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज की आधी सीटें और गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी सीटों पर जो एडमिशन होगा वो इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका रहने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सोचो कि आप एंट्रेंस एग्जाम देके अगर आप यहाँ पर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपकी फीस वगैरह जो है वो सरकारी वाली लगेगी या कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये अगर आपको कोई कहता भी है ऐसी बात तो ये सिर्फ ऊपरी बातें हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, फीस आपसे पूरी पूरी ली जाती है जो भी प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है। तो प्राइवेट कॉलेज में मेरे अकॉर्डिंग जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना बिल्कुल भी मतलब कोई लॉजिकल बात यहाँ पर नहीं है। आप अगर तैयारी करते हो, आप इतने अच्छे से तैयारी करो कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल पाए। बट हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास वही बचता है कि आप प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन ले लो। ठीक है। लेकिन ये है कि उत्तराखंड में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बहुत बहुत सारे और भी एग्जाम है जहाँ आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो उनके बारे में मैं चैनल पर बताता रहता हूँ, तो वो भी आपको धीरे धीरे आगे पता लगते रहेंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। बाकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो पहली चीज तो ये है कि आप या तो उत्तराखंड राज्य के जो है स्थायी या मूल निवासी होने चाहिए। मतलब आपके पास जो है उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है। उत्तराखंड का डोमिसाइल अगर आपके पास है, और आपने क्या है अपना 10th और 12th जो है, मतलब आपने जो 12th अपना किया हुआ है उस 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास 12th में होने चाहिए। और उसमें जो मिनिमम है वो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, मान लो आपका टोटल 400 नंबर का बनता है, तो 400 में से उसका 45% जितना भी होता है उतने मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है। जो कि लगभग 180 नंबर होता है। ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि अगर आपके पास ये वाली कंडीशन अगर आपके पास सेटिस्फाई होती है तो ठीक है। अब उसके बाद उन कैंडिडेट्स का क्या जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं होता है, ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य के मूल या स्थायी निवासी नहीं है। ठीक है। उनके साथ क्या है, तो अगर आपके साथ ऐसा केस है कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल यहाँ पर नहीं है या उत्तराखंड के आप स्थायी या मूल निवासी नहीं हो, तो आपने जो है अपनी जो हाई स्कूल और जो अपना 12th है वो अगर आपने उत्तराखंड के किसी भी स्कूल से करा हुआ है, किसी भी बोर्ड से किया हुआ है अगर आपने, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। ठीक है। तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। तो इन्होंने लिखा है कि परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होंगे परंतु वे किसी आरक्षित सीट का दावा नहीं करेंगे। आरक्षण जो है, आरक्षण का मतलब ये है कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो, तो अगर आपकी कैटेगरी इनमें से कोई भी है, मतलब जनरल कैटेगरी में ही आपको सीट दी जाएगी। ठीक है। तो जिसका भी डोमिसाइल यहाँ पर नहीं है वो कोशिश यही करे कि अपना डोमिसाइल जल्दी से जल्दी बनवा ले अगले साल के लिए। ये चीजें ऐसी होती हैं कि जब तक आपका एग्जाम आता है तो तुरंत ये चीजें नहीं बन सकती, आपको पहले से प्रयास करना पड़ता है।
ठीक है? तो जितना जल्दी आप ये पहले चीज़ें तैयार करके रख लेंगे अपने पास, उतना ज़्यादा आसानी होगी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेने के लिए। क्योंकि खाली यहाँ पर नंबर लाने से कुछ नहीं होता, बाकी चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी होती हैं, जिसकी वजह से आपको सीट या तो मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो पहली वो चीज़ है आपकी डोमिसाइल। डोमिसाइल आपके पास होना कंपल्सरी है। नहीं होता है, तो भी आप एलिजिबल रहोगे, लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको इन कैटेगरी का जो रिजर्वेशन वाला बेनिफिट होता है, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है? उसके बाद तीसरी कंडीशन इन्होंने ये दी है कि कोई कैंडिडेट अगर ऐसा है जो स्थायी मूल निवासी है, लेकिन उनके उनके द्वारा जो है हाई स्कूल या जो 12th है, वो आपने जो है हाई स्कूल या 12th दोनों या फिर उनमें से कोई भी एक राज्य के बाहर से किया, यानी कि उत्तराखंड के बाहर किसी अदर स्टेट से किया है, यूपी से करा है, हरियाणा से करा है, दिल्ली से करा है, कहीं और से करा है। ठीक है? तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। ठीक है? वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं और उनको जो है रिजर्वेशन का पूरा-पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए, तो आपके पास डोमिसाइल जो है, ये जिसे हम स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, वो आपके पास होना कंपल्सरी है। ठीक है? तो इसे आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए जिसके पास ये नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं जिनके पास ये नहीं होता और बाद में फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिनके थोड़े कम नंबर होते हैं, उनको इस वजह से सीट नहीं मिल पाती। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। तो अगर किसी ने एनआईओएस से अपना 12th किया हुआ है, ठीक है, एनआईओएस से किया है, तो वो भी बीएससी नर्सिंग हेतु आ रहे होंगे, वो भी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। और एनआईओएस से अगर आपने 12th किया तो तब भी आपके मिनिमम जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश इन 4 सब्जेक्ट में 45% मार्क्स होने जरूरी है। ठीक है? और बाकी अगर आप मान लो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपना बनवा कर रखें। ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि और कुछ और किस-किस चीज के लिए यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। ठीक है? तो देखो, एक तो आपका होता है ऑर्फन वाला कोटा। ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो अनाथ है, जिसके पेरेंट्स नहीं है, तो वो भी इसका सर्टिफिकेट बना सकता है और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। ठीक है? और दूसरे जो कोटा होते हैं और कौन-कौन से होते हैं, एक आपका होता है एफएफ, जो कि होता है आपका फ्रीडम फाइटर। यानी कि आपके दादा परदादा जो भी ऐसा कोई था जिन जो स्वतंत्रता सेनानी संग्राम, ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य के लिए उन्होंने मतलब अपना योगदान दिया था उत्तराखंड राज्य बनने के लिए। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है फ्रीडम फाइटर का, अपने दादाजी वगैरह का, जिसका भी, तो भी आप इस कोटे का फायदा ले सकते हो। ठीक है? और एक होता है आपका डीएफएफ करके। ठीक है? और इसमें मतलब जैसे डिफेंस मतलब डीएफएफ होता है, पता नहीं क्या होता है ऐसे करके, मतलब वो डिफेंस वालों के लिए होता है। मतलब या फिर आप एक ऐसा जो कोटा होता है जिसे आप एक्स सर्विसमैन बोलते हो। ठीक है? तो अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो मतलब डिफेंस वगैरह में थे, तो उनका भी जो क्या सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लग जाता है और उसका भी आपको कोटा यहाँ पर मिल जाता है। इसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी होगी, आप चाहो तो इसको अपने आप से पढ़ सकते हो, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, इन सभी के लिए जो है कुछ यहाँ पर सीटें रखी गई हैं। ठीक है? ये जो कोटा मैं आपको बताया था डीएफएफ नहीं है, डीपीडब्ल्यू है। ठीक है? डीपीडब्ल्यू, डीपीडब्ल्यू का मतलब है डिफेंस पर्सोनल वार्ड। यानी कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता जो हैं वो सैनिक वगैरह में सैनिक थे या फिर भूतपूर्व सैनिक थे, ठीक है, या उनके आप लोग आश्रित हो, तो ये सब अगर आपके पास है, तो आप इस कोटा से सीट ले सकते हो और यहाँ पर आपको काफी कम नंबर पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो आप ये बना सकते हो। ठीक है? अब हम बात करते हैं नीचे आके, हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली, फॉर्म कब आएगा वो बात कर ली, एग्ज़ाम कब होता है वो बात कर ली, एग्ज़ाम आपका जो है पेन एंड पेपर मोड में ओएमआर शीट के ऊपर होता है वो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की और एग्ज़ाम पैटर्न की, यानी कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है नहीं आता है, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो 10 से 12 यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होता है, ये मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ। इसमें पेपर में जो होता है, आपको पेपर की एक बुकलेट दी जाती है, उस बुकलेट में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के जो है 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। उसमें से 20 मार्क्स का या 20 क्वेश्चन जो है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के होते हैं, 20 क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स के दिए जाते हैं यानी कि भौतिक विज्ञान के, 20 क्वेश्चन जो है आपको जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के दिए जाते हैं, 20 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के दिए जाते हैं, और 20 क्वेश्चन जो है आपको नर्सिंग अभिक्षमता या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट है उसके दिए जाते हैं।
ठीक है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री जो बायोलॉजी है, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं, इसमें आपका जो कोर्स आता है वो 11th और 12th दोनों ही क्लासेस का पूछा जाता है। ठीक है? मान ऐसे आप सकते हो कि 12th का लगभग-लगभग 60% आता है, 11th का लगभग 40% आता है। कभी-कभी ऐसा देखने को मिल जाता है, लेकिन 11th और 12th दोनों का ही कोर्स यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। ठीक है? उसके बाद अंग्रेजी में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो मैंने पहले भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश के लिए पढ़ाया है यूट्यूब चैनल पर ही, तो वो हम इस बार भी हम करेंगे, ठीक है? नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए हैं और क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर करवा भी चुका हूँ और हम इस साल भी करेंगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक है? तो इसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना हो पाएगा मैं आपसे आपको करवा दूँगा प्रिपेयर। बाकी ये आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है? तो ये सब आपके जो है 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 20-20 नंबर के होते हैं, तो 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पर तैयारी करनी कैसे है? अब मैं क्या है मैंने अपना अपने बैच के बारे में आपको बताया कि लाइक मैं भी जो हूँ जल्दी ही एक बैच और स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बैच ऑलरेडी हमारा चल रहा है। जिसमें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? उसमें हमारी उत्तराखंड की तैयारी चल रही है, यूपी वालों की भी तैयारी चल रही है, जो यूपी का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनकी भी प्रिपरेशन चल रही है। तो उत्तराखंड वालों की भी चल रही है, उसमें भी काफ़ी बच्चों ने एनरोल ऑलरेडी कर लिया है। मैंने सितंबर से स्टार्ट किया था वो बैच, अगस्त में उसके बैच के बारे में बताया था। ठीक है? तो अब जो है बहुत सारे बच्चे अभी रह गए थे क्योंकि उनकी काउंसलिंग इस साल की नहीं हो पाई थी। तो मैं ये पहले से सोच कर चला था कि एक बैच हम तब स्टार्ट करेंगे सितंबर में और एक बैच हम फिर जो है अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे या फिर नवंबर तक स्टार्ट करेंगे। जिसमें वो सारे बच्चे आ जाएँगे जिनका इस साल 12th हुआ है या नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर वो बच्चे जिन्होंने इस साल 2023 में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हो पाया, उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई। ठीक है? तो आप जो है चाहो तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। फीस वगैरह के बारे में मैं जो है इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँगा। अभी बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। बैच के रजिस्ट्रेशन जल्दी ही स्टार्ट हो जाएँगे एंड अगर आपको मतलब आप मेरे चैनल के थ्रू भी जा सकते हो, लाइक अगर आपको डेमो वीडियोज़ वगैरह देखनी है, तो जो-जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो आप जाके देख सकते हो और बाकी बीच-बीच में मैं कंटेंट भी अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। टॉपिक वगैरह मैं समझाता रहता हूँ। तो अगर आपको डेमो वगैरह देखना है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी मैं कोई अलग से डेमो वगैरह नहीं देता हूँ, ठीक है? क्योंकि लाइक मेरे को मेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है एंड जो भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं एंड उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है? लाइक उनको भी ये पता है कि भई जो हमारी मेहनत चल रही है वो बहुत अच्छे से चल रही है, ऑनेस्टी के साथ चल रही है। और लाइक मैंने जब से चैनल स्टार्ट किया है तो तब से जो भी मैं आपको गाइडेंस देता हूँ या फिर जो भी चीज़ें मैं आपको लाइक पढ़ाता हूँ या जो भी मेरी वीडियोज़ पहले की पड़ी हुई हैं, तो उसमें आपने कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी क्योंकि मैंने आपको कोई भी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन ना की हो, ठीक है? तो सभी को लाइक मेरा पढ़ाने का मेथड काफ़ी पसंद आता है एंड इसलिए बच्चों ने ही बोला था मेरे को कुछ टाइम पहले कि आपको बैच स्टार्ट करना चाहिए, तभी मैंने ये बैच जो है स्टार्ट किया है। तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड होंगे, तो आप चैनल को पहले तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब बैच लॉन्च होगा, सेकंड वाला बैच जब स्टार्ट होगा और उसके रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ 5 दिन के लिए जो है ओपन रहेंगे, ठीक है? सिर्फ़ 5 दिन के लिए जो है 5 डेज़ के लिए यहाँ पर आपके जो बैच के रजिस्ट्रेशन है वो ओपन रहेंगे, तो आप चाहो तो तब एनरोल कर सकते हो और 5 दिन के बाद जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएँगे। क्योंकि मेरा सिंपल सा रूल ये है कि भाई इतने दिन में जितने बच्चे आ गए रजिस्ट्रेशन कर लिया उतना ठीक है। क्योंकि उसके बाद मैं इसलिए ऐड नहीं करता क्योंकि मेरे को भी सही नहीं लगता कि उनका कोर्स छूट गया है क्योंकि मुझे पता है वो बैकलॉग अपना कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है? मतलब उनको रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें दे भी दो, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं तो यहाँ पर जो है वो नहीं कर पाते, ठीक है? तो इसलिए जो है 5 डेज़ तक ये रजिस्ट्रेशन रहेगा एंड उसके बाद फ्रेश बैच स्टार्ट होगा जिसमें आपका पूरे ये जो पाँचों के 5 सब्जेक्ट हैं वो करवाए जाएँगे, ठीक है? तो हम मतलब जो है सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे ऐसा और मेरे को लाइक 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है आपके ये वाले उत्तराखंड के नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो मुझे पता है लाइक कि कौन-कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब मुझे काफ़ी सही एक्सपीरियंस है इसके बारे में, तो ये है कि मैं आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। और उसके बाद जो काउंसलिंग वगैरह होती है, कॉलेज कैसे आपको मिलेगा, ठीक है? चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी होती है, उसके बारे में भी मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करता रहता हूँ यूट्यूब पर ही। ठीक है? तो जिसको भी एनरोल करना होगा बैच में कर लेना एंड फीस वगैरह कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। फीस आप मान के चल सकते हो लगभग-लगभग 1500 या 1600 रुपीज़ के आस-पास होगी। जो फर्स्ट बैच था उनकी फीस जो है वो 13-1400 के आस-पास थी। लेकिन अभी क्या है फीस थोड़ी बहुत इंक्रीज़ करनी पड़ रही है हम लोगों को बिकॉज़ लाइक वो जो फर्स्ट बैच था तो उन्होंने जिसने जल्दी एनरोल कर लिया था उनका थोड़ा फ़ायदा हो गया।
ठीक है, तो इस बार जो है थोड़ी बहुत ही इंक्रीज होगी, ज्यादा नहीं होगी, तो 1400-1500 रुपीज जो है वो लगभग लगभग आपकी इतनी फीस होगी पूरे कोर्स की। एंड ये कोर्स कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो पहले हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। और मेरे मतलब मैं कैसे क्लासेस लेता हूँ, मैं जूम ऐप पर क्लासेस लेता हूँ, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ठीक है, जूम ऐप पर मैं क्लासेस लेता हूँ। एंड यहाँ पर देखो सबसे अच्छी चीज क्या है ना, मैं चाहता तो अपनी ऐप खुद की बनवा सकता था, मैं चाहता तो अपनी खुद की ऐप बनवा सकता था, वहां पे कोर्सेज वगैरह लेके आ सकता था। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, मैं जूम ऐप को इसलिए ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि लाइक मैंने आपको कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया, लाइक मैंने आपको मान लो मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिया या कार्डियक साइकिल पढ़ा दिया। तो जब मैं पढ़ा चुका हूं तो मैं आपसे एक बार सभी कैंडिडेट्स जो भी होते हैं बैच में, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको समझ आया या नहीं आया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत मेरे से पूछ लो। तो जूम आप सभी ने जहां तक है अपने स्कूल वगैरह की क्लासेस जो भी जब ऑनलाइन आपका हुआ था कोविड के टाइम पे, तो आपने ये सब यूज किया होगा, जूम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल मीट, ये सारी चीजें। तो वहां पे सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि मैंने आपसे अगर पूछा कि अगर आपको कोई डाउट है, तो अगर आपको चैट में लिख के मेरे को नहीं बताना, तो आप डायरेक्टली अपनी बात जो है म्यूट अनम्यूट करो माइक को और सीधे मेरे से क्वेश्चन पूछ लो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि डाउट आपके जो भी होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपके उसी टाइम खत्म हो जाते हैं, तो डाउट आपका कोई रहता नहीं है। वरना अगर मैं अपनी ऐप बनाऊंगा तो अपनी ऐप में मेरे पास ये वाला फीचर शायद मेरे को ना मिले, वहां पर सिर्फ यही रहता है कि आप चैट करके मेरे को अपने डाउट बता सकते हो। तो जितना अच्छे से आप अपना डाउट बोलकर मुझे समझा सकते हो, बता सकते हो, और उतना अच्छे से आप जो है टाइप करके मेरे को अपना डाउट नहीं बता पाओगे। और ये भी हो सकता है कि जितनी देर में आप टाइप करो उतनी देर में शायद मैं उस टॉपिक से आगे बढ़ जाऊँ। तो सबसे अच्छा फीचर मेरे को ये चीज लगता है। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे जैसे हम जो भी टॉपिक एक दिन में पढ़ते हैं या 2 दिन में पढ़ते हैं, तो उसके तुरंत बाद जो है हमारा टेस्ट हो जाता है उस टॉपिक का। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाते हैं, साथ साथ आपका टॉपिक भी क्लियर होता है, तो सारी चीजें हमारी साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा मतलब मेरा स्ट्रैटेजी है या आप बोल सकते हो प्लान है कि मैं इस तरीके से लाइक पढ़ा रहा हूँ अभी बैच में। तो आप अगर इंटरेस्टेड होगे तो आप जा सकते हो, एंड जो भी डेमो वगैरह आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर ही देख लेना, तो जो भी मैंने टॉपिक्स वगैरह पहले पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको अगर समझ आता है तो आप जा सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो हार्डवर्क नहीं करना चाहते या कंसिस्टेंट नहीं रहना चाहते, तो प्लीज बैच में एनरोल मत करना, बिकॉज मुझे अपने बैच में सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो हार्डवर्क करना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज लाइक मेरे को पैसे वैसे से इतना कुछ मतलब नहीं, मेरे को चाहिए ढंग के बच्चे। तो अगर मैंने कुछ इस चीज स्टार्ट करी, अगर मैं अपना 100% एफर्ट देता हूँ, तो मुझे 100% आपका रिस्पॉन्स भी चाहिए होता है। तो अगर आप ऐसे सोचो कि भाई बैच में एनरोल कर लिया तो बस सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको रोज क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है, सारे टास्क पूरे करने पड़ते हैं, एंड जब आप सारे टास्क को पूरे करोगे दिन के, तभी जाके आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए बैच में बिल्कुल भी जगह नहीं है जो खाली आए, बस क्लास देखें, बाकी चीजें नहीं करनी, या फिर क्लास में भी आ रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन ले रहे हैं, 2 दिन नहीं ले रहे। ठीक है, बाकी शादी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। जो सीरियस है सिर्फ वही आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बैच के बारे में बात। इसके बारे में जब हम अभी ये अक्टूबर में ही जो है शायद 15-20 अक्टूबर के आसपास जो है मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा चैनल पर, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगर आपका मन हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, फीस वगैरह आपको सब उसी में सारी डिटेल मिल जाएगी। तो अब आगे बात करते हैं। तो ये आपका हो गए 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। ठीक है, और क्वेश्चन जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहता है, दोनों ही मीडियम में आपको जो है यहाँ पर रहता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बैच के बारे में एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैं जो हूँ, आपका जो कंटेंट रहता है वो आपका इंग्लिश में रहता है, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ वो हिंदी में पढ़ाता हूँ। कंटेंट जो है यानी कि जो लिखा हुआ होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कार्डियक साइकिल, तो मैं कार्डियक साइकिल इस तरीके से लिखूंगा, उसको हिंदी में मैं नहीं लिखूंगा। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम से और हम नहीं कर पाएंगे, तो आपकी सोच गलत है। अगर आप अभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, जो भी हिंदी मीडियम वाले हो, और यही सोचते रहोगे कि हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाला हमको कोई मिल जाए हिंदी में पढ़ा दे, तो आप ये सोचो बीएससी नर्सिंग का जो पूरा कोर्स है वो आपका इंग्लिश में है, वहां जाके आपको इंग्लिश में पढ़ाई करनी है। तो जितनी पहले आप स्टार्ट कर लो अपना इंग्लिश में अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं कोशिश यही करता हूँ, बिकॉज हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं बैच में ऑलरेडी जिन्होंने एनरोल किया हुआ है, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम ऐसी रहती नहीं, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये मैं आपको पहली चीज क्लियर कर देता हूँ, कहीं फिर आपको ये डाउट रहे कि हिंदी में होती है पढ़ाई नहीं होती है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पर एग्जाम सेंटर के बारे में लिखा है। एग्जाम आपका कहाँ कहाँ होता है? देहरादून में होता है, श्रीनगर, गढ़वाल, नई टिहरी,
और गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी। ठीक है, यहाँ यहाँ आपका जो एग्जाम रहता है। फिर बाकी बात की बातें, एडमिट कार्ड वगैरह उन सब के बारे में लिखा है, काउंसलिंग के बारे में लिखा है। ठीक है, तो और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इतनी है नहीं। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ओके, और यहाँ पर जो है तैयारी कैसे आप लोग कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी आप खुद से भी तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं बोलता कि आप बैच वगैरह कुछ ज्वाइन करो। आप जितना खुद सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिर्फ एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 11th और 12th की। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश वो मैं आपको ऐसे ही करवा दूंगा यूट्यूब पर। उसका कोई चार्ज नहीं रहता। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है नर्सिंग एप्टीट्यूड की और आपकी इंग्लिश की। आप जाके सर्च करोगे चैनल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे नर्सिंग एप्टीट्यूड सरकारी हट करके, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो मैं बैच इसलिए स्टार्ट करा, फीस इसलिए ली जाती है बिकॉज आप जो है वहां पर कंसिस्टेंट रहो, बिकॉज फ्री जो चीजें होती हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। ठीक है, तो बस इसी सब आइडियोलॉजी को देखते हुए ये सब चीजें मैंने स्टार्ट करी हैं। तो आपकी मर्जी है अगर आप करना चाहोगे। ठीक है, तो आप आओगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड फिर साथ में हम लोग मेहनत करेंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। बाकी कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछ सकते हो। बाकी चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। आगे फ्यूचर में जब भी इसके फॉर्म वगैरह आते हैं तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फॉर्म कैसे भरना होता है, कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता लगती रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।